हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का सिविक्स, यानी कि हमारा हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो कार्यपालिका का कार्य होता है कानून लागू करना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कानून बनाना, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से कानून का लागू कराना है। उन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का कहता है कि हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है। सो आंसर में लिखेंगे हमारे भारत देश में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं एवं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उनके द्वारा कानून लागू किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास से प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। यह सब चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा इसके बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पे आंसर में दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान सभाओं तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह आपकी हो गई, तो जो संसद हमारा होता है, संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो शामिल होते हैं फिलहाल। उसके साथ साथ विधान सभाओं तथा जो हमारे राज्यों की विधानसभा है, विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ आपको ध्यान रखना है जो दो हमारे इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 2 ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ के भी सदस्य शामिल होते हैं। बाकी जो आपके 6 बच जाते हैं वहाँ से कोई सदस्य शामिल नहीं होता था, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। उत्तर में लिखेंगे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि जो आपका राज्यसभा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे जो प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति होता है वो हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। प्रेजेंट टाइम में आपके राज्यसभा का सभापति कौन है फ्रेंड्स? तो आप ध्यान रखेंगे वेंकैया नायडू जी प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के ये अध्यक्ष भी होते हैं, सभापति होते हैं। और अगर लोकसभा की हम लोग बात कर लें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला ये राजस्थान से हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ओम बिरला भारत यानी जो संसद है, संसद के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है इसी में, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। मान लीजिए आपको राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो उसको उत्तर में लिखेंगे यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यानी कि हम उस पर महाभियोग लगा दें और महाभियोग द्वारा अगर वो हमारा महाभियोग सफल होता है, यानी कि अगर वो बहुमत से पारित हो जाता है, बहुमत मिल जाती है महाभियोग को, तो राष्ट्रपति को वहाँ से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद को
संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है। यानी जो संसद हमारा है, जो लोकसभा है जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, इसमें से किसी के पास भी हम लेकर के जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम पहले लोकसभा के पास जाए या पहले राज्यसभा के, तो जिसमें आपकी इच्छा हो लोकसभा में लेके जाइए चाहे राज्यसभा में लेके जाइए, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त हो उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के लिए राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। अगला है, यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। मान लीजिए वह किसी को चुन लिया गया और वह संसद के किसी भी सदन का, जैसे लोकसभा राज्यसभा का अगर वो सदस्य नहीं है तो उसके पास 6 महीने का समय होता है और 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है, आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जो आमतौर पर देखा जाता है, जो राजनीतिक दल हैं उनके जो सदस्य होते हैं चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर कौन करता है? प्रधानमंत्री यहाँ पे सुझाव देगा, लेकिन कौन इसकी नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? पहला इसको तो खाली स्थान में भर देंगे तो 5 वर्ष के लिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए भी होता है और आपका प्रधानमंत्री का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड, तो हमारा राष्ट्रपति कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे और ये हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके स्थान का कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति अगर नहीं उपस्थित है, मान लीजिए विदेश में है, तो उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उनकी अनुपस्थिति में जो कार्य करना होगा, राष्ट्रपति का जो कार्य करना होता है उस कार्य को करेंगे। अगर मान लीजिए ये भी ना उपस्थित हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य अध्यक्ष, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, इतना है। अगला पॉइंट है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर विश्वास मत प्राप्त करना है आपको तो बहुमत की आवश्यकता होती है वहाँ पे। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? बहुमत। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नवत कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। प्रश्न नंबर का है, मतलब इस पॉइंट नंबर का है, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसके सामने हम सही लगा देंगे। जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है वो किसके द्वारा लागू कराया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा उसको लागू किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। ये बात बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करता है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है भारत का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमन्ना जी है। ठीक है, उनका नाम है रमन्ना, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रश्न नंबर गा का, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और आपको अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट है यहाँ पे। 35 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ना है, और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल बात गलत है ये, क्योंकि जो हमारा संसद होता है, संसद के जो हमारे 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कहीं ना कहीं इन तीनों का कार्य होता है, ये तीनों मिलकर ही कानून बनाते हैं। तो
इसमें से 2 चीज़ जगह से हमें किसी भी बिल को पारित कराना होता है। पारित होने के बाद ये हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो हमारा कानून बन जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया प्रधानमंत्री साइन करता है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा रहता है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।